Magnetic dipole. Magnetic dipole consists two unlike pole of equal strength. किसी भी मैग्नेट के अंदर, लेट अस सपोज बार मैग्नेट में दो पोल होंगे बेटा, दोनों अनलाइक पोल होंगे और उनकी इक्वल स्ट्रेंथ होगी और उनमें कोई डिस्टेंस होगा, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ के बीच सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस है, इसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ हम 2a मानते हैं, मतलब ये इसका सेंटर है, a इधर a इधर, तो n से s तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या कहता है कि वी हैव टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। सपोज इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो है m, इसकी भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है m। टू अनलाइक पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड हैविंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होना चाहिए उनमें, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। इसको m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? आइदर स्ट्रेंथ ऑफ पोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनकी स्ट्रेंथ है m, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इनटू 2l। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गई, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? टू अनलाइक पोल हैविंग डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? आइदर स्ट्रेंथ इनटू 2l। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ m, ये साउथ टू नॉर्थ होती है बेटा, डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड में जिस तरफ साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, आपकी मैग्नेटिक मोमेंट भी उस साइड जाएगी। उसके बाद इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यहां पे है लेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो एम्पियर मीटर होता है, लेंथ मीटर हो गया, सो इसका जो यूनिट हो जाएगा SI यूनिट ऑफ m इज AM स्क्वायर। अब मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है कि जो स्ट्रेंथ है उसका AM कैसे है ये नहीं हमें पता होता, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। देखो पहले हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ है m, जिसे हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि ये वाला पोल कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा इन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, सपोज B निकल रही है, इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कितना फोर्स लगा रहा है, उसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला ले लो, BIL होता है, तो ये इससे कट गया। तो I करंट है तो एम्पियर होता है, L लेंथ है तो मीटर होता है, इसीलिए हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को AM लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक्सियल लाइन पे। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें पता है वो 2a लेते हैं। ये सेंटर है इसका, यानी ए इधर ए इधर। तो एक्सियल लाइन किसे कहते हैं? जिस लाइन के ऊपर डाइपोल पड़ा होता है उसे एक्सियल लाइन कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, और इस पे जो पॉइंट होता है उसे एक्सियल पॉइंट बोला जाता है। तो ये जो एक्सियल पॉइंट है ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो हमें इस मैग्नेटिक डाइपोल से P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि r डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो देखो हमें पता है कि आउटसाइड जो नॉर्थ है वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, जनरेट होती है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी P पे वो इस तरफ होगी, B1, और यहां से निकल के ये साउथ में जाती है। यानी P पे ये शो हो रहा है कि सपोज यहां से निकली, यहां से निकल के साउथ की तरफ जा रही है। तो हम यहां पे लगाएंगे B2। तो यहां पे हम लिखेंगे B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ एट P। B2 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ एट P। तो यहां पे हमने कोई दूसरा कोई स्ट्रेंथ नहीं रखी, तो हम यहां पे मान लेते हैं यहां पे जो स्ट्रेंथ है वो 1 है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1 है, यूनिट स्ट्रेंथ है। तो हमने किया हुआ है रूल मैग्नेटिक फोर्स निकालने का मैग्नेटिक कूलम लॉ से। तो जो n से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई, n की स्ट्रेंथ जो है वो m है, s की भी m है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल में दोनों स्ट्रेंथ सेम होती है। और यहां पे स्ट्रेंथ कितनी है? 1। तो n से p का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? इस r में से a निकाल दो, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला n से p। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो r में से हम a निकाल देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r माइनस a का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? उस तरफ है, तो उसे कहेंगे डायरेक्शन इज n टू p। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड होगी m इंटू 1 s से। अब s से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा शो हो रहा है कि इसकी तरफ आ रही है, क्योंकि हमें पता है साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो ये डिस्टेंस होगा r प्लस a का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। एंड दिस इज फ्रॉम साउथ टू सॉरी P से साउथ की तरफ जा रही है। देखिए इसको पहले, अब जो नेट फील्ड होगी P पे वो कितनी होगी? B नेट एट P। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी नेट, उसे हम क्या कहेंगे? अब यहां से ऑब्वियसली पता है कि B1 इज ग्रेटर देन B2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम कहेंगे B1 इज ग्रेटर देन B2। तो हम कॉमन निकाल, मतलब माइनस कर देते हैं, m दोनों में कॉमन है, 1 पॉन r माइनस a का स्क्वायर माइनस r प्लस a का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो जो 2a है वो तो हो गया m, यानी 2mr। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी एक्सियल पॉइंट पे।
अब यहाँ पे केस होता है कि अगर R इज ग्रेटर देन A तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m। ये A इससे बड़ा है तो R4 नीचे कट जाएगा। सो ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, इसे कहते हैं शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी एक्सियल पॉइंट पे। तो ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है B1 इज ग्रेटर देन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी N2P। यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमें पता है वो साउथ से नॉर्थ ही आती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि m एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर सेम। थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन m एंड b। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, लिखिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये जो अभी हमने निकाला है वो एक्सियल पॉइंट पे निकाला है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें बेटा वही है कि सबसे पहले हम वही डाइपोल लेंगे। दिस इज साउथ, ये नॉर्थ है। साउथ से नॉर्थ हमें पता है मोमेंट जाती है। ये डिस्टेंस है 2a, ये सेंटर है, तो a इधर a इधर। तो इक्वेटोरियल लाइन जो होती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, इसके एक्सिस के ऊपर, और इस पे जो पॉइंट होगा P उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस S से और N से सेम होगा, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। मतलब इसको सेंटर को ले लो आप O से P इज R। तो हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो फिर से वही हमें पता है कि साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो इसको B2 मान लो। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, इसे B1 मान लो। यहाँ पे लिख देंगे B1 मैग्नेटिक फील्ड किससे है, N2P। B2 क्या है, P2S, साउथ की तरफ जा रही है। तो इसमें अब ये एंगल जो है आप थीटा ले लो, ये भी थीटा ले लो, क्योंकि ये दोनों सेम ही है बेटा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा, r² प्लस a², क्योंकि ये r है, ये है पाइथागोरस लग गई, ये भी सेम है। तो यहाँ पे ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, बोथ एंगल आर सेम। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो गया B2 cos थीटा इस तरफ, एक इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा B2 sin थीटा। सिमिलरली B1 के दो कंपोनेंट B1 cos थीटा, B1 sin थीटा। अब पहले हम B1 B2 की वैल्यू निकालते हैं। तो जो B1 और B2 की वैल्यू दोनों की सेम ही होगी बेटा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1 रखी हुई है, और डिस्टेंस कितना है इसका r² प्लस a² का होल स्क्वायर। सो वी गेट म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r² माइनस a²। So this is the magnetic moment which is same for both.
अगर मोमेंट सेम है तो हम क्या कहेंगे, b1 साइन थीटा एंड b2 साइन थीटा आर कैंसल आउट, क्योंकि ये दोनों सेम होगी वैल्यू। तो फिर P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बची, B नेट एट P, तो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, क्योंकि B1 B2 दोनों सेम है तो आप इसको 2B cos थीटा लिख सकते हो, बिकॉज B1 इक्वल टू B2 बोथ आर सेम। मैंने B मान लिया, इसकी वैल्यू ये मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका। तो हमारे पास जो नेट फील्ड वहां पे आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 2B cos थीटा। 2B की वैल्यू लिख दो म्यू नॉट बाय 4 पाई m सॉरी cos, म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये वाला। अब कॉस थीटा मैं यहां से निकाल के लिख सकता हूं कि बेस मुझे पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू a अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो यहां पे फिर से 2ma, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, 2a डॉट m, तो आप इसको लिख सकते हो m अपॉन आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 1 है, ये हाफ है, 3/2, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। देखिए इसको, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में हम सपोज कर लें कि डाइपोल जो है आइडियल है, आइडियल का मतलब होता है आर ए से बड़ा है, तो अगर आर ए से बड़ा है तो ए को 0 कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यू, ये हमारी नेट मोमेंट आ गई, ये आर है। तो आप देखोगे अभी हमने जो इक्वेटोरियल का निकाला है और एक्सेल, दोनों में रिलेशन क्या बन रही है, आप अपना प्रीवियस टॉपिक देखो, इन दोनों में रिलेशन ये बन रही है कि अगर आप एक्सियल को इक्वेटोरियल से डिवाइड करो, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक्सियल में यहाँ 2 आता है, तो ये इन दोनों में रिलेशन मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना। लिखिए बेटा इसको, वैसे हमें इतनी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप लास्ट के रिजल्ट भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, वेदर फॉर बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के लिए तो जस्ट हमें बोथ वैल्यू पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए और शॉर्ट की भी पता होनी चाहिए, बट हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये रिजल्ट कैसे आए, इसलिए मैंने आपको ये ड्राइव करके दिखा दी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अभी। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप अपने नोट्स बना लेना बेटा, कि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोडिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी,
नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक इज टॉर्क ड्यू टू बार मैग्नेट। मैं बार मैग्नेट बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में ओनली बार मैग्नेट है। तो सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो यहां पे मैंने एक बार मैग्नेट रखा किसी एंगल के साथ। सपोज ये बार मैग्नेट है जो ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है तो इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। तो एम बी फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं फोर्स क्या होता है, एम बी होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे फोर्स किया था ना, एफ फिजिकल टू क्यू ई, जहां पे चार्ज आपका है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ई आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एम बी। तो अगर आप इसको पॉइंट एस और एन ई मान लो, इसको थोड़ा आगे डॉटेड लाइन में ले लो, तो ये जो एन एम है ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमें पता है, हम 2a लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप पे हो गया कि ये आपका जैसे डाइपोल हो गया, एक फोर्स इधर लगा एक इधर लगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो हेंस जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है बेटा। तो ये कुछ इस वे में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। जो फोर्स लग रहे हैं और उनके बीच जो फोर्स का डिस्टेंस है वो हमें लेना होता है टॉर्क के केस में। तो आइदर फोर्स क्या है, जो आइदर फोर्स है दैट इज एम बी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, एन एम। तो यहां एन एम को कैसे निकालें, ये वाला एन एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको निकालने के लिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये ट्रायंगल ले लो एस एन एम, इन ट्रायंगल एस एन एम। यहां पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एन एम अपॉन 2a लिख सकता हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2a दिया हुआ है। तो एन एम क्या आ जाएगा, इस 2a साइन थीटा। तो इस एन एम को यहां से उठा के इस जगह पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या बना, एम बी इक्वल टू 2a साइन थीटा, m इंटू 2a m होता है, डाइपोल की डेफिनेशन में बताया मैंने। तो इसको आप, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। और आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो m क्रॉस b। बेसिक यही काम ही है हमारा लास्ट। ठीक है, लिखिए। अब अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम रोटेशन कब आएगी, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 पे साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइन थीटा अगर 90 डिग्री पे है तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा। देखिए इसको, नेक्स्ट इसी के अंदर एक टॉपिक है
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आपने मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। तो उसमें यही डायग्राम बनाना है, मैं बस ये वाला रब कर देता हूं। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। अगर आप किसी डाइपोल को इस जगह रख रहे हो और वो रोटेट कर रहा है ऐसे करके, तो वर्क तो कर ही रहा है, तो वर्क करना ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क कैसे निकालेंगे? दिस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट यहां पे फोर्स का मतलब है टॉर्क और डिस्टेंस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। रोटेट कौन से टॉर्क से कर रहा है? टाउ से। एंगल क्या है? डी थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू अभी हमने क्या निकाल ली है? एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर दो। सपोज इनिशियल थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया? एम बी थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डॉट थीटा, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो वर्क डन आपका आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी डाइपोल को जब हम फील्ड में रखेंगे तो जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी। देखिए इसको, अब इसमें देखिए हम देखेंगे स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन, कि जब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो वो किस पोजीशन पे स्टेबल होगा, कहां पे अनस्टेबल होगा। अब देखो फर्स्ट केस, मान लो थीटा 0 है, मतलब आपने जो बार मैग्नेट लिया साउथ नॉर्थ है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट उसकी इस तरफ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ हो, ठीक है, मोमेंट भी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो उस केस में आपका टॉर्क कितना होगा? साइन थीटा, मतलब ये पूरा 0 हो गया। अच्छा एक चीज और है, इस केस में सपोज इनिशियली आपने एंगल लिया था 90 डिग्री, इस केस में इनिशियली 90 डिग्री लिया है। इस केस को बाद में करते हैं, पहले उसको डिस्कस करता हूं मैं, कि सपोज थीटा 1 इज योर इनिशियल एंगल, वो आपने 90 डिग्री पे रखा, और थीटा 2 कोई भी आ गया थीटा, तो फिर वर्क डन कितना आएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एम बी कॉस थीटा। अगर आप इनिशियली ये मान के चलो कि आपने 90 डिग्री पे रखा है, फाइनली घूम के वो थीटा पे आ गया, तो अब इसमें देखेंगे हम, जो मैं वो केस ले रहा था, कि जब थीटा 0 है तो टॉर्क आपका 0 हो गया, तो उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा? माइनस एम बी कॉस 0, यानी कि दिस। तो टॉर्क तो हो गया 0 और ये आ गया मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपका डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो वो घूमेगा नहीं, वही पड़ा रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई।
ये भी याद रखनी है कि जब भी पोटेंशियल मोर नेगेटिव होती है यानी मिनिमम होती है तो वो मोर स्टेबल होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, तो हम कहेंगे ये स्टेबल है, ये स्टेबल कंडीशन होगी आपकी। अगर मान लो थीटा हो 180 डिग्री, अगेन टॉर्क जीरो, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 180 नेगेटिव होता है mb, तो ये मोर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी है पॉजिटिव और टॉर्क यहां पे है जीरो, तो मूवमेंट तो अभी भी नहीं हो रही, लेकिन ये अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, देखो कि मैग्नेटिक मोमेंट तो है इधर, मतलब साउथ टू नॉर्थ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट। अब अनस्टेबल जनरल लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है। सपोज मैं आपको जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, आप मेरी क्लास में बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में, मैं सामने खड़ा हूं, आपको कोई डर नहीं है, लेकिन आपका पढ़ने का मूड नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को अपोज कर रहे हो, ठीक है, ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन होगी। या और समझते हैं, सामने से एयर आ रही है और आप उसके अपोजिट जा रहे हो, तब भी आप अनस्टेबल हो जाओगे। देखो एयर बहुत ज़्यादा है, वो आपको रोके हुए है, आप आगे नहीं जा रहे, एयर आपको आगे नहीं जाने दे रही, तो दिस इज द अनस्टेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, मोमेंट उस तरफ है, इसीलिए ये क्या है, अनस्टेबल है। तीसरा केस होता है, अगर थीटा है आपके पास 90 डिग्री, तो यहां पे टॉर्क क्या आ जाएगा, mb, लेकिन वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो अब ये जो कंडीशन होती है ये मैक्सिमम टॉर्क की होती है, तो यहां पे कोई रेस्ट पे नहीं है, इसीलिए वर्क डन उसका जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होती है, जब कोई चीज मूव कर रही हो, तो यहाँ पे ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। मैक्सिमम टॉर्क मतलब मैक्सिमम रोटेशनल एनर्जी, तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हाँ जी, अब जब हम टॉर्क को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, टॉर्क नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि हम टॉर्क का टॉपिक कर रहे हैं, तो हमें कंपस निडल को ऊपर भी एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करना चाहिए। मेरे पास एक कंपस है, कंपस मतलब जो हमें डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बताती है। तो जब आप कंपस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसकी कई बार निडल ना ऐसे करना स्टार्ट कर देती है, ऑसिलेट, फिर थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। तो जब वो ऑसिलेट करेगी उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहां पे कंपस का टाइम पीरियड निकाल रहा हूं मैं कि सपोज ये कंपस है, तो वो इधर उधर जाएगी, बाद में जाके स्टेबल होगी। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कैसे निकालेंगे, देखो कंपस में भी जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क आता है, उसकी वैल्यू हम यही रखेंगे, mb साइन थीटा। हमने रोटेशन चैप्टर के अंदर एक टर्म पढ़ी हुई है, रोटेशनल मोशन, क्लास 11th में। क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है कि रोटेशन मोशन के अंदर कि जो टॉर्क होता है वो आई अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ पे आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, रेस्टोरिंग एंगल, सॉरी, अल्फा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टॉर्क भी उसके अंदर है, ये भी उसके अंदर है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई अल्फा इज इक्वल टू mb साइन थीटा आ जाएगा आपका, mb साइन थीटा।
अब ये देखिए कि ये वाला जो है टॉर्क, इस टॉर्क के अपोजिट होता है, मतलब ये रेस्टोरिंग टॉर्क बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे मान लो कि जब ये कंपास इधर गई तो उसको वापस लाने वाला जो टॉर्क होता है वो ये है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ऐसा कुछ हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी किया था। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम बी अपॉन आई इंटू साइन थीटा। पहले यहाँ तक लिखिए। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारा ये शो कर रहा है कि ये रेस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। आप इसको लिख सकते हो एम बी आई, साइन थीटा में एंगल स्मॉल है तो आप थीटा लिख सकते हो। सो यहां से आप थीटा बाय अल्फा आई अपॉन एम बी लिख सकते हो। नेगेटिव को हम नेगेटिव साइन जस्ट शो करने के लिए कि ये रेस्टोरिंग है, अदरवाइज हम इसको मैग्नीट्यूड में ले लेंगे। अब हमें ये पता है कि जो टाइम पीरियड होता है रोटेशन के अंदर, ये भी हमने क्लास 11th में एसएचएम में भी पढ़ा हुआ है और रोटेशन के अंदर भी इसको हमने बताया हुआ है कि जो थीटा बाय अल्फा होता है दैट इज 2 पाई रूट थीटा बाय अल्फा इस टाइम पीरियड। क्लास 11th का टॉपिक है ये, एसएचएम में इसका प्रूफ भी है। सो 2 पाई इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई बाई एम बी। तो अगर बार मैग्नेट का आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप उस कंपास का टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड में कितना वाइब्रेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड इजीली निकल जाएगा। देखिए बेटा इसको, अब देखिए हमने पूरी क्लास के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल आज स्टडी किया है। हमने पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल भी स्टडी कर चुके हैं, तो हम उनमें सिमिलैरिटी निकाल लेंगे, जैसे एनालॉगी बोला जाता है। ठीक है, एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों में जो जो चीज़ें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ कर रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, बट सिंबल चेंज हो गए हैं सबके, थोड़े फंक्शन चेंज हो गए। जैसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल थी उसको P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम m से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू थी 2a इंटू एम, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी 2a डॉट क्यू। यहाँ पे जो टॉर्क निकाला था हमने वो Pe साइन थीटा निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी Pe कॉस थीटा। यहाँ पे जो टॉर्क निकाला है दिस इज एम बी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है एम बी कॉस थीटा। थर्ड, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी एक्सिल पे
के 2p/r³ एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे निकाली थी हमने kp/r³। यहाँ पे हमने एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है दैट इज इक्वल टू μ0/4π 2m/r³। इक्वेटोरियल पे जो निकाली है दैट इज μ0/4π m/r³। तो यहाँ पे भी हमारा जो बी ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल जो फॉर्मूला बना था 2 बना है, यहाँ पे भी बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल जो है वो 2 बना है। सो दिस इज द एनालॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है और जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है दोनों इंटरलिंक है। जो चीजें वहां इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है वही चीजें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसके वही करैक्टर है जो हमारे नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की है। ये जस्ट एनालॉजी है, ठीक है। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम।